दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष बंसाली और क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में हम आपके बहुत बहुत सारे जो सवालात आपने हमें भेजे हैं वो हमने निकाल लिए हैं और हमारे साथ फिर से डॉक्टर चिन्मय भालके जी हैं जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब से हम जितने भी कमेंट्स आपने किए हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के कमेंट्स एक जैसे हों तो उनका हमने कॉमन क्वेश्चन बना लिया है और लगातार आप इस प्रकार के कमेंट्स देते रहें हमें। फिलहाल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शायद आपको पता नहीं है क्योंकि आप इतने व्यस्त हैं, आपके वीडियो को इतना वायरल किया जा रहा है और इतने पूरे हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से भी बाहर विदेशों से भी लगातार हमारी टीम को कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको भी कॉल आ रहे होंगे जी। तो 2 लाख लोग आपको देख चुके हैं और बहुत सी समस्याएं जनमानस में हैं, वो मैं पूछना चाहता हूँ। तो चलिए इस बार सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए सीधे हम आपके कमेंट्स पर आते हैं। हमें एक जो कॉमन कमेंट्स सर बहुत लोगों का मिला है वो ये है कि नसों से जो संबंधित उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो कमर से दर्द होते हुए पैरों में नीचे की ओर उनको बढ़ते जा रहा है। किसी को कमर में है, फिर वो हिप पे हो रहा है और नसों में फैलता जा रहा है, तो उसका क्या निदान है? ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। कमर में दर्द होना, कमर से होते हुए थाई और पैरों की तरफ जाना, ये क्लियर कट दर्शाता है कि आपकी नर्व जो होती है, सियाटिक नर्व जिसको हम कॉमनली सियाटिका बोलते हैं, उसमें अगर कोई प्रेशर आ रहा है और उसके ऊपर अगर कोई सूजन या दबाव आता है तो इस तरह का दर्द आता है। ये क्लासिकल सिम्टम है। ये अगर कोई सिम्टम बता रहा है तो इसका मतलब है कि स्लिप डिस्क के चांसेस हैं या जिसको क्रूड शब्दों में सियाटिका कहा जाता है। इसके लिए डेफिनेटली आपको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। अपने न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको एग्जामिन करके देखेंगे और उस हिसाब से फिर दवाइयाँ देंगे। अगर इसके बावजूद आपको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर अपने को आगे इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत लगती है, जैसे कि MRI या फिर एक नर्व कंडक्शन स्टडी होता है जिसमें बारीक तार लगा के ये चेक किया जाता है कि नर्व पे कहीं कोई डायरेक्ट प्रेशर वगैरह तो नहीं है। ये बहुत सिंपल जांचें हैं पर ये आपका क्लियर एक डायग्नोसिस दे देती हैं कि इससे कहाँ पर प्रॉब्लम है और आगे के लिए ट्रीटमेंट की कौन सी मोडालिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी। जैसे कि इसमें हो सकता है आपको दवाइयों से फ़ायदा हो जाए अगर बहुत कम प्रेशर है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ रहती है तो इसमें फ़िज़ियोथेरेपी का रोल रहता है। फिर भी अगर दिक्कत रहती है तो फ़िज़ियोथेरेपी की वैरायटीज़ उसमें रहती हैं, वो ऐड कर सकते हैं और लास्ट में फिर सर्जरी की बात आती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि इस सिम्टम को इग्नोर ना करें। लोकल फिजिशियन जो भी आपके उनको दिखाएं, वो आपका ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस करवा के और फिर आगे का प्लान करेंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपके जो भी लोकल में डॉक्टर्स हैं आप उनसे सलाह ज़रूर लें क्योंकि मामला बहुत संगीन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला सर हमें जो ये कमेंट्स आया है ये जानना चाहते हैं कि चलते चलते वॉकिंग करते करते अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाते हैं और इसी में एक ये है कि बैठने के बाद खड़े होने पर उन्हें समस्या होती है, तो ये क्या समस्या है? चलते हुए बैलेंस बिगड़ना और उठने बैठने में चक्कर आना, ये एक सिम्टम होता है जिसके 3 कारण मेनली देखे गए हैं। नंबर 1, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है जिसमें गर्दन में अकड़न साथ में रहती है या गर्दन में झुकाव ज़्यादा रहता है तो साथ में ये होता है। नंबर 2, ये कान से रिलेटेड होता है। कान में अगर आपको कोई तकलीफ़ है, सुनने में दिक्कत है, सीटी या घंटी जैसी आवाज़ आती है या फिर सर्दी के कारण जो कई बार होता है कि कान के पर्दे खुलते बंद होते रहते हैं, उन केसेस में ये सिम्टम काफ़ी कॉमनली देखा गया है। और थर्ड जो इसका कारण होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो पहले जो 2 कारण हैं गर्दन और कान, ये काफ़ी कॉमन है। ब्रेन से रिलेट होना इसके बहुत रेयर सिम्टम्स में आता है। तो तीनों केसेस में अपने को प्राइमरी जो कॉज है उसका ट्रीटमेंट और उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। गर्दन अगर इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे मैंने बताया कि अगर इसके अलावा आपको गर्दन में तकलीफ़ है, सुबह उठते हैं तो अकड़न रहती है या आगे झुक के सीधे होने में गर्दन में भी तकलीफ़ आ रही है, तो आपको फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरफ देखना पड़ेगा। अगर इसके साथ कान से एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं
तो आपको सर्दी या फिर कान के डॉक्टर को साथ में दिखाना चाहिए। और अगर ये दोनों सिम्टम्स नहीं है तो हमें लास्ट में फिर एक रेयर जो पॉसिबिलिटी ब्रेन से रिलेटेड होने की रहती है वो रूल आउट करना ज़रूरी होता है। अब आप समझ ही गए जो डॉक्टर साहब ने कहा है, और इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। बार बार इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं क्योंकि सर अपने बहुत कीमती समय में से हमारे पास समय निकाल कर आए हैं और आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे सकें, तो आप लोग भी बड़े ध्यान से देखिएगा। चूँकि अब अगले कमेंट्स जो हैं वो भी जो जैसा कि सर आपने बता ही दिया, गर्दन वाली प्रॉब्लम, कंधे में जो नसों में असहनीय दर्द है, ये बता दिया है। तो अब हम एक महत्वपूर्ण कारण की ओर आगे बढ़ते हैं जो हमें लोगों ने ये कमेंट किया है कि डायबिटीज़ भी है और जोड़ों में दर्द भी है। मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है, इस बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। डायबिटीज़ अगर देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड कैपिटल होने वाला है। सो डायबिटीज़ अपने आप में एक इंडिविजुअल बीमारी नहीं है, ये एक बीमारियों की शुरुआत है। सो ऐसे केसेस में जनरली होता क्या है कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में है तो काफ़ी आगे के सिम्टम्स, आगे की बीमारियां कम हो जाती हैं। अच्छा। और अगर डायबिटीज़ बढ़ रही है, अगर हम ये सोच के चलें कि हम कुछ ट्रीटमेंट ना लेके इसको कंट्रोल करेंगे और उसके बावजूद शुगर नहीं कंट्रोल में आती है, तो इसके कारण से चांसेस हैं कि ये बाकी शरीर के ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। उसमें सबसे पहला ऑर्गन अगर कोई इफ़ेक्ट होता है तो नंबर 1 आँखें, नंबर 2 किडनी, नंबर 3 जो नसें होती हैं जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं वो, और इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं सिम्टम्स या शुगर कंट्रोल फिर भी नहीं होती है तो जोड़ों में भी उसके इफ़ेक्ट आने होते हैं। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में चारकोट्स जॉइंट्स बोलते हैं। चारकोट्स जॉइंट्स आर बेसिकली डायबिटीज़ अफेक्टिंग द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो धीरे धीरे गलने लगती हैं और इसके कारण से दर्द आता है, सूजन आती है। सो मोर और लेस इसका सिम्टम्स शुरुआत लेट होता है, पर प्राइमरी इसका जो कारण है वो डायबिटीज़ ही है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी तो ये सारे सिम्टम्स पे रोक लग सकती है टाइम से। इसलिए पहली बात तो मैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो कंडीशन है ये मेनली होती है उन लोगों में जिन लोगों को लंबे समय से डायबिटीज़ रही है, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं रही है। ट्रीटमेंट दोनों तरह से उपलब्ध है। आप दवाइयाँ लेके कर सकते हैं, आप इंजेक्शन लेके कर सकते हैं। मेन आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसमें आपके लिए क्या सही चीज़ है। शुगर एक लेवल के ऊपर जा रही है तो ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत में इंजेक्शन से इसको कंट्रोल किया जाए, और जहाँ एक बार एक लेवल पे आने लगती है, बैलेंस होने लगती है, तो फिर धीरे से मेडिसिन पे स्विच ओवर कर देते हैं। अब आती है न्यूरोपैथी की बात। न्यूरोपैथी बेसिकली इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जो आप हमारी नर्व्स बेसिकली एक ट्री की ब्रांचेस की तरह होती हैं, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, तो आखिरी में जब ये पहुंचती हैं तो पतली होती जाती हैं। अच्छा। और वहाँ पे उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ में ये जो लास्ट की ब्रांचेस होती हैं ये इफ़ेक्ट होने लगती हैं, ये गलने लगती हैं और उसके कारण से वो तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। इसमें सेंसेशन चेंज होने लगती है, आपको झुंझुनाहट आएगी, जलन होगी, ऐसा लगेगा कि गरम गरम भाप जैसी लग रही है या फिर करंट के जैसा आने लगता है। फिर जब ये और बढ़ेगा तो धीरे से चप्पल स्लिप होने लगते हैं पैरों से। आपको पता नहीं चलेगा कि पैर के नीचे ज़मीन किस तरह की है, उबड़ खाबड़ है या समतल है। इसमें ठंडा गर्म का एहसास कम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होने का मतलब है कि शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को लाइटली नहीं ले सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो एक प्रॉब्लम है वो होता है हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट आना, क्योंकि ये इतना बढ़ चुका है तो अब धीरे धीरे हार्ट और ब्रेन के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आता है। तो कंटिन्यू स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि इसमें बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो हर 3 महीने में जनरली करवाया जाता है और उससे ये समझ में आ जाता है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल जो है कितना अच्छे से मेंटेन हो रहा है। वो रेगुलरली होना चाहिए। मेडिकेशंस टाइमली लेना बहुत ज़रूरी है और डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो साथ में शुरू किए जाते हैं ताकि इसको रोका जा सके आगे बढ़ने से, और उसके अलावा इसका प्रोग्रेशन रुकेगा तो ऑटोमेटिकली रिपेयर शुरू होगा फिर जी। तो सुधरना उसके बाद शुरू होता है। अच्छा, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में तो अभी आपने समझ ही लिया। आपने सर जो इसमें बीच में बात कही ये हाथ पैरों में झुनझुनाहट की, ऐसे कमेंट्स भी आए हमें कि उनके हाथ पैरों में झुनझुनाहट होती है, तो ये भी वो डायबिटीज़ के ही कुछ कारण है क्या?
डायबिटीज़ के अलावा भी और भी कारण रहते हैं, जैसे आपके विटामिन की डिफिशिएंसीज़ हैं, विटामिन B12, विटामिन D3 की कमी होना जी। कैल्शियम की कमी होना, कई बार ये अनीमिया के भी साइंस होते हैं, उसमें भी इस तरह के लक्षण आते हैं। सो डायबिटीज़ अगर जिनको है तो उसमें पहला जो रीज़न है वो डेफिनेटली डायबिटीज़ है। जिनमें वो नहीं है उनमें फिर बाकी कारण देखने पड़ते हैं, दूसरे कारण जी। देखने पड़ते हैं जी। और जो नसों में खिंचाव वगैरह हम बोलते हैं, या फिर घरेलू उपचार के लिए हाँ। आपने जो बताया था, घरेलू उपचार इसके शुरुआत में सिंपल यही हैं कि हमें एक तो अपना विटामिन लेवल्स अच्छे रखने हैं, डाइट पे अच्छा कंट्रोल रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होगी तो ब्लड सप्लाई आपकी मसल्स में अच्छा रहेगा, तो बार बार ये तकलीफ़ नहीं होगी। और सिंपल चीज़ें हैं जैसे केला है, नारियल पानी है। जिन लोगों को उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डायबिटिक मरीज़ों में आपका फ्रूट इनटेक लिमिट होना चाहिए, उसमें आप हर चीज़ नहीं खा सकते। तो जिन लोगों में वो प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को रेगुलरली केला और नारियल पानी ले लेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है जी। स्प्राउट्स जो होते हैं, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित गेहूँ, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी मानी गई हैं, क्योंकि इसमें आपको मिनरल्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अंकुरित गेहूँ जो है वो अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, जो कि मसल क्रैम्प्स या जो रात को जो खिंचाव होता है पैरों में, उसमें बहुत मदद करते हैं। पानी का बहुत अच्छा इंटेक होना चाहिए, क्योंकि भारत एक गर्म प्रदेश माना जाता है, मोस्टली हर जगह गर्मी बहुत है, तो वाटर लॉस काफ़ी होता है जी। इन इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपका वाटर इंटेक अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट इंटेक अच्छा रहेगा, तो ये बार बार दिक्कत नहीं होगी। जी। वैसे सर आप जो भी आंसर बता रहे हैं, जनरली इसमें उन क्वेश्चंस के भी आंसर हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता था। चूँकि जैसा अभी आपने बताया कि गेहूं में विटामिन ई होता है और रात में जो सोने के बाद फिर नसों में, तो यही एक हमारा एक व्यूवर्स हैं जो कि बार बार उन्होंने कमेंट्स किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ मुझे आप बताइए, मैं रात को सोया और उसके बाद अचानक सुबह मुझे दर्द होने लग गया, तो मेरे पाँव में भी हो रहा है, हाथ में भी हो रहा है, तो ये अचानक कैसे चालू हो गया? ओके, ये जो सिम्टम है, हाथ पैरों में दर्द, खिंचाव आना, अकड़न आना, ये जनरली एक छुपी हुई केमिकल होती है जो जनरली हर जगह मिस होती है, वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर आपके शरीर में इकट्ठा होता है, ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपका यूरिन से या स्टूल से निकल जाना चाहिए। अगर ये शरीर में इकट्ठा हो रहा है, इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो ये जॉइंट्स में, मसल्स में जाके डिपॉजिट होता है और ये वहाँ पे फिर सूजन थोड़ी सी पैदा करता है, जिसके कारण से कंटिन्यू पेन बना रहेगा, अकड़न बनी रहेगी। तो जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम साथ में आ रही है तो अपना यूरिक एसिड चेक करवा लें। अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड बढ़ने के 2-3 मेन रीज़न जो हैं, पानी की कमी, दूसरा आपका डाइटरी इंटेक में कई बार देखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ाते हैं। दालें कुछ हैं जो कि ये बढ़ा देती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं उसमें जो रेड मीट होता है उसमें यूरिक एसिड बनता ज़्यादा है। तो जिन लोगों को भी टेंडेंसी होती है कि जिनका यूरिक एसिड हाई है, उन लोगों को ये फूड प्रोडक्ट्स को थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका वाटर इंटेक अच्छा रहेगा तो ये शरीर से निकलेगा जल्दी। और इसके बावजूद अगर ये इकट्ठा हो रहा है या तकलीफ़ बनी हुई है या लेवल बढ़ा है तो उसकी दवाइयाँ आती हैं, वो ली जा सकती हैं। अब सर इसके बाद एक जो सबसे ख़ास बात आती है कि ऐसे क्या सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें लिया जा सकता है ऐसे दौर में, तो क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? और दूसरा, जो चूँकि आप यूरिक एसिड की बात कर रहे थे, तो एक आम व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि उसका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए। मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब पहले देता हूँ क्योंकि क्या है, यूरिक एसिड अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट आता है और उसको पकड़ना बहुत लेट स्टेज पे शुरू होता है। जनरली ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है, जेनेटिक फैक्टर से रिलेटेड है, तो इसमें इंडिविजुअली आप नहीं ये कह सकते कि यही कारण होगा, पर जनरली इसमें ये देखा गया है कि जो दर्द होता है या जो पेन होता है वो रेस्ट के बाद बढ़ता है, जोड़ों में, मांसपेशियों में। जैसे मान लीजिए आपने दिन भर काम किया और दोपहर को खाना वाना खाने के बाद 1 घंटा आप सो गए, लेटे रहे, उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको जोड़ों में, मांसपेशियों में अकड़न लगेगी। ऐसा लगेगा कि सीधा होने में, खड़े होने में तकलीफ़ हो रही है। ये अर्ली मॉर्निंग भी होगा। थोड़ा चल फिर चालू होगी तो आपको फिर बेटर लगने लगेगा, अच्छा लगेगा, फ्री लगेगा। ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं आर्थराइटिस के या फिर यूरिक एसिड बढ़ने के। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें
और उसकी तरफ फिर अपन ट्रीटमेंट फोकस कर सकते हैं। अब आती है सेकंड बात कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए अभी का जो दौर चल रहा है, कोविड का टाइम है, लॉकडाउन है ऑलमोस्ट सभी जगह, तो इस तरह के केसेस में बाहर निकलना बहुत कम होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका सन एक्सपोजर कम हो जाता है, एक्सरसाइज रूटीन चेंज हो जाते हैं, डाइट चेंज हो जाती है। तो इस सब के चलते हुए कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स जो हम लोग एडवाइस करते हैं उसमें विटामिन डी है, विटामिन सी है, जिंक है। ये सारी चीज़ों के लिए आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, बोन डेंसिटी इम्प्रूव करता है। स्पेशली महिलाएं हैं जो कि 35-40 के आसपास आ रही हैं, उन लोगों में देखा गया है कि विटामिन डी लेवल जनरली कम होने लग जाता है। ये हार्मोनल फैक्टर्स के कारण होता है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे विटामिन डी 60,000 यूनिट के सिंपल टैबलेट्स या लिक्विड्स या फिर पाउडर आते हैं, वो रेगुलरली ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ओवरडोज का डर ज़रूर रहता है, सो बहुत सारे सप्लीमेंट मिक्स नहीं करने चाहिए। जो सिंपल चीज़ें हैं उनको फोकस करें और उसी को अपना काम करें। पर नेचुरल जो अपना घर के सिंपल चीज़ें हैं वो बहुत काम देती हैं। नंबर 1, जैसा मैंने बोला आपको कि आप अंकुरित चना, मूंग और ये सब चीज़ें ले सकते हैं। जो एग ले सकते हैं वो एग लें। अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, सभी का। तो वो आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा करता है। जो नहीं ले सकते उन लोगों के लिए है सोयाबीन अच्छी चीज़ है। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो रेगुलरली जो टॉलरेट करते हैं उनको लेना चाहिए। सो ये चीज़ों से आपका जो एक इम्यूनिटी लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा और बॉडी की जो क्षमता है काम करने की और ओवरऑल डेली रूटीन की वो भी इम्प्रूव होगी। एक सवाल सर ये है, थोड़ा सा ये स्पेशल केस का है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो HIV पॉजिटिव है और HIV पॉजिटिव होने के साथ वो एक ARV ले रहे हैं शायद, और उसके बाद अगर उन्हें ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ है क्या ये? बिल्कुल। HIV अपने आप में एक वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस का इन्फेक्शन है। इसी तरह से ये आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। इसी कंडीशन के अलावा जैसे कुछ मरीज़ हैं जो हेपेटाइटिस के हैं, या जो मरीज़ ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, ट्रांसप्लांट के मरीज़ों में आपको इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी देनी पड़ती है। तो मोर और लेस ये सारी कैटेगरीज़ में बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो रहती है। अब चूंकि आपकी इम्यूनिटी लो है, कुछ ऐसी दवाइयाँ आपको लेनी पड़ रही हैं जिनके कारण से मसल लॉस हो सकता है, नर्व्स में सूजन या फिर जो न्यूरोपैथी कहते हैं वो सिम्टम्स आ सकते हैं। ये उनके कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे केसेस को अपनी इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखने के लिए सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना चाहिए और मोस्टली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उनको विटामिन डी, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहे, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। बी कॉम्प्लेक्स के जो सिंपल सप्लीमेंट्स आते हैं वो साथ में ले सकते हैं। डाइट रूटीन और एक्सरसाइज रूटीन अच्छा रखें, ये ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर सिम्टम्स फिर भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ दवाइयाँ हैं जो ली जा सकती हैं, पर वो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट आपकी पुरानी दवाइयों के साथ ना हो जी। तो वो कंसल्टेशन आपको ज़रूरी है और वो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट देंगे। अगर पैरों में झुंझुनाहट, खिंचाव ये सब आता है तो मल्टीविटामिन्स लेने के बावजूद अगर तकलीफ हो रही है तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जैसे प्रीगाबालिन है, आपके कार्बाजेपिन है। ये कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो इन सब सिम्टम्स को कम करते हैं, वो लिए जा सकते हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी, लेकिन फिर भी हम तो सलाह ये देंगे सर कि जो जहाँ पर वो ट्रीटमेंट HIV का करा रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा डेफिनेटली, क्योंकि ये जब आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उसमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि इन चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस अगर आ रहे हैं तो उनको किस तरह से अवॉइड किया जाए। तो डेफिनेटली आप अगर थोड़ी भी आपको शंका लग रही है तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को ये बताइए, वो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट शुरू करेगा। जी, एक सवाल ये था सर, ब्रेन स्ट्रोक को लेकर है कि इससे उन्हें बॉडी में दर्द हो रहा है, तो इसका क्या जवाब? ब्रेन स्ट्रोक में सबसे पहली बात तो ये आती है कि कितना सिवियरिटी है। अगर हल्का फुल्का आया है तो जनरली आपकी एक्टिविटीज़ पे इतना इफेक्ट नहीं होता है, आप एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी सिवियरिटी ज़्यादा होती है, पूरा एक हाथ, एक पैर या गर्दन के नीचे का हिस्सा ये कमज़ोर पड़ जाता है। इन मरीज़ों में चूँकि मसल मूव नहीं कर पाती है तो इसके कारण से अकड़न आती है। सिंपल एग्जांपल है, जो कभी अगर फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर के बाद पट्टा लगता है 1 महीने के लिए तो वो हाथ पतला पड़ता है। ये नॉर्मल
है क्योंकि आपकी मसल ने एक्टिविटी नहीं करी है, आप उतना टाइम के लिए आप मूव नहीं करते हो। सेम प्रॉब्लम स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी होती है कि जिनकी एक्टिविटी फिजिकल नहीं हो पाती है, उन लोगों में मसल एट्रोफी होती है। एट्रोफी होगी तो आपका जो बोन का वेट है वो नहीं सह पाती और वो पेन की तरह आता है। फिर क्योंकि मसल हल्की होने लगती है तो वो आपका हड्डी का वज़न नहीं संभाल पाएगी, तो वो दर्द आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लकवे के मरीज़ों को या स्ट्रोक के पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी रेगुलर हो, एक्सरसाइज रेगुलर हो। चाहे अगर वो बेड रिडन है तो भी उनको घर वाले एक्सरसाइज करवाएं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के करवा सके तो बहुत अच्छा है, पर एक रूटीन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि मसल वेस्टिंग ना हो। और इसके बावजूद अगर पेन आते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो कि अकड़न कम करती हैं और आपको ये सिम्टम्स जो आ रहे हैं, जो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तो कमेंट्स थे हमारे व्यूवर्स के, और निश्चित रूप से आप सभी अपनी समस्याओं के बारे में आपको अपने आंसर मिल चुके होंगे। और भी जो भी कुछ बात है तो इस डिस्क्रिप्शन में हम सर का जो यहाँ का नंबर है हॉस्पिटल का वो भी आपको दे देंगे। अब बहुत सारे कॉल्स आपके आए, हमें भी आए, सर को भी आए, और आपके सवालों के जवाब हम दें, इसलिए आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि आप किस वक्त फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बड़े परेशान हो जाते हैं। लेट नाइट फ़ोन ना करें, और जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में है उसमें आप बात कर सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को लेकर सर से हमारी चर्चा हुई है, उसको लेकर एक स्पेसिफिक वीडियो हम नेक्स्ट उसमें बनाएंगे, और जो भी समस्याएं हैं आप हमें लगातार बताते रहें। फिलहाल आपके सभी के सवालों के जवाब के लिए डॉक्टर भालके जी हमारे साथ थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।